और अब दुनिया पर ग्रहण के बीच चंद्र ग्रहण की खबर हम आपको दिखाते हैं। अब से कुछ देर बाद चंद्र ग्रहण लगेगा और शाम 6:46 पर समाप्त होगा। यह चंद्र ग्रहण कुल मिलाकर 3 घंटे 27 मिनट का होगा और भारत के कुछ हिस्से, खासतौर पर जो पूर्वी हिस्से हैं, वहां पर ग्रहण कुछ मिनटों के लिए दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण होली से ठीक पहले लगा है, लिहाजा इसको लेकर, इसके महत्व को लेकर, इसकी विशेषता को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। हम इससे ही जुड़ी तमाम जानकारियां आपको दे रहे हैं। हमारे साथ यहां स्टूडियो में जो ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, उनसे हम आगे बातचीत भी करते हैं। हमारे साथ मनीषा कौशिक जी भी जुड़ गई हैं और अब हम राशिवार आना चाहते हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि राशियों पर क्या प्रभाव, अभी तक हमने बताया कि एक मोटे तौर पर आम क्या प्रभाव है और क्या लोग करें। सूतक का काल चल रहा है, 3:20 पर ग्रहण की शुरुआत होगी, यानी कि अब 18 मिनट का समय बचा है। लेकिन अलग अलग राशियों के हिसाब से अगर हम ये समझ पाए कि सबसे ज्यादा किस पर असर, किस राशि पर असर। जी देखिए श्वेता जी, चूंकि ये सिंह राशि पर ग्रहण का प्रभाव है और पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ही ग्रहण जो है, ये पूरा ग्रहण हो रहा है, तो ये खगोलीय घटना है। और इसके देखिए, मैं आपको बतलाऊं, जिस प्रकार पहले भी मैंने आपको बतलाया कि ये पूरा जो भगचक्र है यह 360 अंश का है और उसमें ही 12 राशियां 30-30 अंश की बनती हैं। अब ऐसी स्थिति में वह 12 की 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालता है। लेकिन कहाँ पर प्रभाव डालता है, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि जिस राशि पर ग्रहण का प्रभाव होता है, सबसे अधिक, सर्वाधिक सिंह राशि के लिए हानिकारक रहेगा। हमेशा ग्रहण हानिकारक होते हैं, यह बात को समझ लेना चाहिए। लेकिन वह एक अलग बात है कि किस राशि के लिए कम है, और किसी के लिए मध्यम है, और ये सिंह राशि जो है वो वेस्टर्न जोडियाक के हिसाब से नहीं, आपकी कुंडली में सिंह राशि। हाँ जी, हाँ देखिए, ग्रासस तृतीयो अष्टमगस चतुर्थस तथाय संस्था शुभगः सनित्या। जिस राशि पर ग्रहण अपना प्रभावित करता है, ग्रहण को की घटना घटित होती है, वहाँ से हमेशा वह तीसरी राशि को प्रभावित करेगा और अष्टम 8वीं राशि को, और उसके बाद वह चतुर्थ राशि को और एकादश राशि, ये 4 राशियों के लिए हमेशा उत्तम रहता है, श्रेष्ठ रहता है। लेकिन त्रिकोण गे, अर्थात त्रिकोण का मतलब 5 और 9, इसके लिए मध्यम रहता है, शेष राशियों के लिए हानिकारक रहता है। तो सबसे अधिक हानिकारक है सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए रहेगा। उसके उपरांत जिनका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, वह अपनी कुंडली को देखने से मालूम पड़ेगा कि किस व्यक्ति का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है। एक जो टोटल हमारी जो ये ग्रह मंडल है, नक्षत्र मंडल है, वहाँ टोटल 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्र को लेकर के उन 27 नक्षत्रों में एक पूर्वा फाल्गुनी नाम का नक्षत्र है और इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। ये देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणा। सारे जितने और शास्त्र हैं उनकी इतनी महिमा नहीं है, लेकिन जितनी की ज्योतिष की, अन्य शास्त्रों को तो सीधे ऋषि ने नकार दिया है और उसने कहा कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र ही वास्तव में प्रत्यक्ष शास्त्र है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य ये दोनों साक्षी हैं। रात्रि का साक्षी चंद्रमा है और दिन का साक्षी सूर्य है। तो ज्योतिष उसे मानता है जो आंखों से दिखाई पड़ता है। ज्योतिष का मतलब होता है कि आंखों से दिखाई पड़ता है, जो दिखाई नहीं पड़ता उसको ज्योतिष मानता नहीं। तो इसलिए सर्वाधिक जो हानिकारक रहेगा वह सिंह राशि के जातक के लिए रहेगा और जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक हैं उनके लिए हानिकारक रहेगा। और इनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बाहर इनको नहीं निकलना चाहिए, अपने घर के खिड़की दरवाजों को बंद रखना चाहिए। संभव हो सके तो भगवान सूर्य, चूंकि इष्ट देव इनके सूर्य हैं, तो भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और जहां वो रहते हैं, सभी देशों का अलग अलग, देखिए ग्रीन विषय हम बात करते हैं। भूमध्य रेखा से यह 2 संपात बिंदु हैं, एक राहु है उत्तर और एक दक्षिण। उत्तर और दक्षिण 2 संपात बिंदु हैं। भूमध्य रेखा से 82 अंश उत्तर, 82 अंश दक्षिण।
इसी प्रकार से रेखांश की हम बात करते हैं तो ग्रीनविच से लेकर के 82 अंश पूर्व में भारत स्थित है। तो 82 अंश पूर्व में जब भारत स्थित है तो वहां से चलता हुआ जब ग्रहण का गोचर आएगा तो वह लगभग सायंकाल हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली में जो चंद्रमा का उदय है वह 6:21 में होगा और जो चंद्रमा दिखाई पड़ने लग जाएगा, क्योंकि उदय होते ही एकदम दिखाई नहीं पड़ता है, उसमें समय लगता है, 10 मिनट 11 मिनट का समय लेता है। तो इसलिए जो चंद्रमान है वो 355 अंश का होता है और सूर्यमान 365 अंश का होता है। दोनों में 11 दिन का अंतर होता है। तो इसी प्रकार से चंद्रोदय में भी उदय होने के 11 मिनट के बाद दिखाई पड़ता है। तो दिल्ली में जो दिखाई पड़ेगा वह 6:32 में दिखाई ठीक पड़ना है। शुरू हो राशियों जाएगा। पर ही अगर हम रहे, प्रवीण मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप किस पर? जैसे पंडित जी ने बताया कि सिंह राशि के लिए अच्छा नहीं है, जी। बाकी क्या बाकी राशियां? जी। देखिए, ये ग्रहण जो है सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है, लेकिन सभी 12 राशियों पर यह ग्रहण असर डालेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि पर। तो मेष राशि से 5वें घर में यह ग्रहण लग रहा है। तो मेष राशि वाले धन संबंधी फैसले बड़े सोच समझ करके लें। दुर्घटना से बचने की सलाह है। अगले दिन होली का पर्व मनाएंगे, आप रंग खेलेंगे, तो आगे आने वाले 15 दिनों तक मेष राशि वाले वाहन बड़े सावधानी से चलाएं, लंबी दूरी की यात्रा ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी राशि की बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि से चौथे घर में यह ग्रहण लग रहा है। तो वृष राशि वाले अपने घर परिवार का ख्याल रखें, माता जी की सेहत का ख्याल रखें, प्रॉपर्टी से संबंधित जो डिसीजन है सोच समझ कर लें, सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। होली का पर्व है, खान पान बिल्कुल ना बिगड़ने दें। और करियर से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए करियर से संबंधित डिसीजन वृष राशि वाले बहुत सोच समझ कर लें। अगली राशि की बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि से तीसरे घर में यह ग्रहण लग रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। आपको करियर के क्षेत्र में यह ग्रहण सफलता दिलाएगा। धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। अच्छा समय है, अपने पराक्रम को बढ़ाएं और लाभ प्राप्त करने के लिए कोशिशें तेज कर दें। अगली राशि की बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा पर ही यह ग्रहण लग रहा है और कर्क राशि से दूसरे घर में यह ग्रहण लग रहा है। कर्क राशि वाले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खासकर मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। नेगेटिविटी को बिल्कुल भी ना बढ़ने दें और पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन में कैसे ध्यान रखना है? आपकी रिलेशनशिप आपके लाइफ पार्टनर के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के साथ गड़बड़ ना होने पाए, नेगेटिविटी ना बढ़ने पाए, इस बात का विशेष ख्याल कर्क राशि वालों को रखना चाहिए। अब उस राशि की बात कर लेते हैं जिस राशि में यह ग्रहण लग रहा है, सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्य है और सिंह राशि वालों को विशेष सलाह यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट संबंधी फैसले, धन संबंधी फैसले बहुत सोच समझ कर करें। धन संबंधी नुकसान हो सकता है, धन की हानि हो सकती है और मानसिक स्थिति को अपने शांत रखेंगे। मन में किसी भी तरह की ऐसी नेगेटिविटी ना बढ़ने दें जिसका असर आपके डे टू डे लाइफ में पड़े, आपके कार्यक्षेत्र में पड़े। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि से यह ग्रहण 12वें घर में लग रहा है। तो कन्या राशि वाले अपने करियर से संबंधित, देखिए करियर बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो करियर से संबंधित फैसले जल्दबाजी में ना करें और पारिवारिक जीवन में खासकर लाइफ पार्टनर के साथ कोई समस्या ना होने पाए, परेशानी ना होने पाए, उसका बहुत ध्यान रखें। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कार्य करें। कन्या राशि बुध ग्रह की राशि है। बुध इस समय अस्त है, बुध इस समय ज्यादा पीड़ित अवस्था में है, इसलिए आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, सोच समझकर फैसला करने की आवश्यकता होगी। अगली राशि की बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि से 11वें घर में यह ग्रहण लग रहा है। तुला राशि वालों को लाभ होगा। 11वां घर लाभ का स्थान माना जाता है, आप सब जानते हैं। और करियर के क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे आपके लिए। तो अच्छी बात क्या है, आप समय रहते डिसीजन लें और इन महत्वपूर्ण अवसरों का लाभ उठाते चले जाएं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ग्रहण के बाद का समय। अगली राशि की बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि से 10वें घर में यह ग्रहण लग रहा है। 10वां घर प्रोफेशन का स्थान माना जाता है ज्योतिष में। आप
आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। आप अपने जो काम है जो आपके बीच में अटके पड़े उनको इस दौरान पूरा करने की कोशिश करिएगा ग्रहण के बाद, खासकर 15 दिनों के अंदर। और स्थान परिवर्तन का योग बनेगा क्योंकि आपकी राशि से 10वें घर में ग्रहण लग रहा है। तो अगर आप ट्रांसफर का मन बना रहे हैं, जॉब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का मन बना रहे हैं, तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं अब धनु राशि की। धनु राशि से 9वें घर में यह ग्रहण लग रहा है। धनु राशि वालों के लिए सलाह यह है कि वाहन बड़े सावधानी से चलाएं। खासकर जैसे होली का पर्व है, रंग खेला जाएगा, तो बहुत तेज गति से गाड़ी ना चलाएं। और आपके साथ अगर कोई है, आप साइड में बैठे हुए, तो उनको भी सावधान करिए, दुर्घटना से बचना है। और अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान देना है। काम में रुकावट आ सकती है, तो अपने मन को शांत रखिएगा। मन शांत रहेगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगली राशि आ गई मकर राशि। मकर राशि से 8वें घर में यह ग्रहण लग रहा है। मकर राशि वाले मानसिक परेशानी ना हो, मन में टेंशन ना बढ़े, नेगेटिविटी ना बढ़े, इसलिए पहले से तैयार हो जाइए। ज्योतिष का काम होता है मार्गदर्शन करना, आपको रास्ता दिखाना। तो मानसिक समस्या हो सकती है, किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़े। खासकर आपके जो रिलेटिव हैं, होली के दौरान मुलाकात होती है, बातचीत होती है, लोग मिलते हैं, तो बात बात में कहीं बात बिगड़ ना जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगली राशि की बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि से 7वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है। सब लोग जानते हैं, जो राशिफल देखते हैं, 7वां घर जो है लाइफ पार्टनर का घर माना जाता है। 7वें घर में ग्रहण लग रहा है, भैया लाइफ पार्टनर के साथ बना करके रखिएगा। लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद ना बढ़े और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। खासकर पेट संबंधी बीमारी आपको परेशान न करे। अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर अवश्य लेते रहिए। आखिरी राशि की बात कर लेते हैं मीन राशि। मीन राशि से 6ठे भाव में यह ग्रहण लग रहा है। मीन राशि वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके काम में जो रुकावटें आ रही थी, अभी तक हर्डल्स आ रही थी, वो हर्डल अब दूर होगी और आगे आने वाले समय में लाभ भी होगा। तो मीन राशि वाले अपनी मेहनत से, अपनी अच्छी सोच से अच्छा लाभ आगे आने वाले दिनों में प्राप्त करेंगे। अच्छा, ये जो सभी राशियों का आपने सुना, इसके साथ ही समाप्त नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जो हम आजकल कहते हैं लाइफ हैक्स, जो छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी होती हैं। अब नंदिता जी, आपने बताया था कि खाना पानी ये सब दूषित हो जाएगा, ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब होली है कल, होली से पहले सब कोई पुआ, कोई गुजिया बनाकर रख रहा है घरों में जी। तो ये तो कहते हैं कि ग्रहण काल के बाद तो वो सारा खाना हटा देना चाहिए। अब ये शहरों में रहने वाले लोग जो त्योहार के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया ना, जैसे कि ये तुलसी पात्र है, इसके अंदर अगर आप बॉटल को देखेंगे तो आप इसको पी सकते हैं। उसी तरह से घर के अंदर जैसे फ्रिज है, वहाँ पे कुशा घास या तुलसी पात्र रख दीजिए। गुजिया बनाइए, उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता या डंठल रख दीजिए। तुलसी में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज़ होती है और नारायण की विशेष कृपा तुलसी जी में होती है। तो नारायण अगर कृपालु हैं तो फिर वैसे ही आपके लिए जीवन में, और वैसे भी हम कहते हैं कि ग्रहण काल में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलें, तो आप जब वो चांट करते हैं, उस तरह की चीज़ें बोलते हैं, तो आप अपने अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि करें। अब देखिए, ग्रहण जो है वो तो जो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन दे आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ नेगेटिव होती है, पॉजिटिव भी होती है। और पॉजिटिव आप क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जैसे आपके यंत्र है, आपके मंत्र हैं, आपकी मालाएं हैं, अगर आप जिस भी माला से आप जाप करते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए तो सबसे उत्तम समय होता है ग्रहण का। आप इस काल में बैठ करके आप नाम जप करिए, मंत्र जाप करिए, आपको बहुत पावरफुल तरीके से वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। कोई यंत्र है जिसको आपने एक्टिवेट करना है, या कोई भी ग्रह आपका खराब है, उस ग्रह का आप शांति मंत्र पढ़िए। जैसे शनि अगर आपका खराब है, ढैया से गुजर रहे हैं, वैसे जैसे सिंह राशि में ग्रहण पड़ रहा है और सिंह राशि की ढैया चल रही है शनि की, तो आपने तो सबसे उत्तम है कि आपने या तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, है ना, या फिर आपने शनि का शांति मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का लगातार आप जाप करते रहेंगे, आप देखेंगे आपके सारे विघ्न वैसे ही हट जाएंगे। तो उसकी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उसको आप इम्बाइब करिए। क्रिस्टल आप एनर्जाइज कर सकते हैं इस समय, आप पूजा पाठ हवन कर सकते हैं इस समय, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें हैं। खाना वगैरह आपने बनाया, कोई बात नहीं, उसके लिए आप परेशान मत होइए। कुशा घास आती है या फिर तुलसी पात्र होता है, ये दोनों, अगर ये दोनों भी नहीं मिल पा रहे हैं तो आप लौंग रख दीजिए। लौंग के अंदर भी बहुत स्ट्रांग प्रॉपर्टीज़ होती है, सबके घर में अमूमन लौंग मिल जाती
जाती है, और लौंग जो फूल वाली लौंग होती है उसको आप खाने के ऊपर रख दीजिए जितने भी समय में खाना है। ग्रहण के बाद आप उसमें थोड़ा सा धूप दीप दिखा देंगे तो वैसे ही नेगेटिव होता क्या है कि ग्रहण जो होता है ना उसमें जो नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको आपने हटाना है, तो उसको हटाने के लिए आप उसके ऊपर सकारात्मक ऊर्जाओं का डोज डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी, बेटर चेंजेस आ जाएंगे, बेटर रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो नॉट टू वरी, बहुत सारे अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं। इस बीच रुद्राक्ष पहन सकते हैं, रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं। भोलेनाथ की तो विशेष कृपा इस समय रहती है। राहु केतु अगर आपके खराब है इस समय, राहु केतु का शांति मंत्र का जाप करें, सप्तानाचल लेके रखें, उसको ग्रहण के पश्चात दान कर दें। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप अपने घर पे कर सकते हैं, और चिंता करने की बात नहीं। होली है, होली के पर्व के लिए पूरी तैयारी करिए, बहुत अच्छे से आपका पर्व मनेगा। कल की एनर्जीज अच्छी हैं, आज थोड़ा सा ग्रहण की वजह से स्थितियाँ कठिन हो रही हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए अच्छी स्थितियाँ बनती जाएंगी। मनीषा जी, आप ऐड करना चाह रही हैं इसमें कुछ? जी जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि ईश्वर की कोई भी रचना है ना, वो हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। तो ग्रहण भी हमें बहुत सारी हमारे लाइफ लेसन्स देता है, उन पर मैं चाहती हूँ कि हम जो है वो फोकस करें। सबसे पहले ग्रहण का मतलब क्या है कि जब दो के बीच कोई तीसरा आ जाए तो ग्रहण लग जाता है। अब वो ग्रहण सूर्य को हो, चंद्रमा का हो या रिश्तों का हो। तो सबसे पहली लेसन यही है कि कभी भी एक रिलेशनशिप में किसी तीसरे का इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। दूसरी शिक्षा जो हमें ग्रहण से मिलती है वो ये कि आज हम सूर्य और चंद्रमा को पीड़ित देख रहे हैं क्योंकि ग्रहण लगा है। वहीं हम करवा चौथ पर या हम आगे आने वाले त्योहारों पर हम इसी चंद्रमा का बेसब्री से इंतजार करते हैं, और आज हम कह रहे हैं कि थोड़ा ध्यान से चलिएगा, देखना अवॉइड कीजिएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यानी कि रिश्तों में भी इसी तरीके से कि कई बार होता है कि हम जो है वो किसी को देखने का भी मन नहीं करता, और उसी समय कुछ जब स्थितियाँ अच्छी होती हैं तो हम उसी शख्स का अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन जो हमें ग्रहण सिखाते हैं वो ये कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आज जो है वो ग्रहण लगा है, कल फिर जो है वो चंद्रमा और सूर्य जैसे सूर्य ग्रहण लगे या चंद्र ग्रहण लगे, वो वापस अपनी जगह पर वापस उसी शाइन के साथ जिंदगी में जो है वो हमें नजर आते हैं। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम जब भी ग्रहण आता है तो एज एस्ट्रोलॉजर्स हम कहते हैं कि मेडिटेट कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आप अपने आप के साथ जो है वो समय बिताते हैं। ईश्वर ने बड़ी खूबसूरत जो है वो रचना की है कि हमें आंखें दी ताकि हम दुनिया देख सकें, लेकिन खूबसूरत बात देखिए कि वो खुद दिखते बंद आंखों से ही हैं। तो इस वक्त आप जितना जाप कर रहे हैं, जैसे नंदिता जी बता रही थी कि आप जितना मानसिक जाप करें, आप जितना अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, आपको उतना ही ज़्यादा इस समय फ़ायदा मिलता है। बहुत बार ग्रहण को लेके हमारे मन में ना डर डिफरेंट तरीके के जो है वो हो रहे होते हैं कि क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी में स्थितियाँ जो हैं वो ऊपर नीचे चल रही होती हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि जब आप अपनी परेशानियों को महादेव को सरेंडर कर दीजिए। और सबसे बेस्ट तरीका है कि जब आपने, क्योंकि महादेव ने तो चंद्रमा को अपने जो है वो मस्तिष्क पे बिठा रखा है, तो जब भी टेंशन हो ना, जो मैं कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए, महादेव से कहकर देखिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नंदी बनाकर रखिए या फिर अपने आसन का बाग बनाकर रखिए, त्रिशूल बनाकर रखिए या फिर गले का नाग बनाकर रखिए। रहना तो मुझे आप ही के पास है महादेव, मर्जी आपकी। शिखर का चांद बनाकर रखिए या चांद का दाग बनाकर रखिए। वाह, बहुत खूब। चंद्र ग्रहण जो कि होली से एक दिन पहले पड़ रहा है और जिसकी शुरुआत हो चुकी है, अब 10 मिनट पहले ये चंद्र ग्रहण लगा है और उस पर ही हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी भी जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे आचार्य जी कि क्या होली के पहले, होली से ठीक एक दिन पहले ग्रहण का मायने है, और उसके साथ ही क्या कल भी कोई कुप्रभाव की बात हो रही है क्या? धन्यवाद श्वेता जी। 500 वर्ष के बाद होली के एक दिन ठीक पहले यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि में लगने वाला यह चंद्र ग्रहण विशेष रूप से भारत में इसका दृश्यमान जो समय है, जो दिखने वाला समय 6:32 से शुरू होगा और 6:47 तक रहेगा, यानी 15 मिनट तक का यह काल रहेगा। लेकिन यह ग्रहण काल 3:20 से शुरू हो चुका है, और विशेष रूप से यह मालव योग बना रहा है, यानी कि मीन राशि में शुक्र का आना, और साथ ही साथ अंगारक योग में यह ग्रहण चल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि कुंभ राशि में राहु का मंगल के साथ होना और सूर्य बुध का एक साथ होना, यह अंगारक योग दे रहा है। और साथ ही साथ 2 अप्रैल से जो द्वंद्व योग शुरू होगा, इसमें शनि
और मंगल मीन राशि में आएंगे, यह अच्छा योग नहीं है और यह 11 मई तक रहेगा। यह निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए अंगारक योग और द्वंद्व योग जो है यह युद्ध की स्थिति बनाएगा। लेकिन चूंकि यह ग्रहण भारत में बहुत कम समय के लिए है, इसलिए भारत इस युद्ध से बाहर रहेगा, यानी डरने की कोई बात नहीं है। भारतवर्ष में यह महायुद्ध नहीं होगा, लेकिन अंगारक योग होने के कारण यह जो ग्रहण काल का समय है यह पूरी दुनिया में बड़ा युद्ध का इशारा करता है, यानी युद्ध और भी भयावह होगा। इसी में शेयर को क्रैश करते हुए मैं देख रहा हूं, चूंकि बृहस्पति जो है धन का कारक बनाता है, और साथ ही साथ मैं देख रहा हूं सोना और चांदी और तांबा धातु में बहुत ज्यादा उछाल दिखता है। वहीं शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा डाउनफॉल दिखता है। यह ग्रहण काल चंद्रमा का चंद्रग्रहण काल 10 घंटा पहले सूतक काल लगता है और सूतक काल प्रातः काल से ही लग चुका है। मंदिरों के पट बंद हैं। इसके बावजूद भी इस ग्रहण काल से डरने के बजाय इसको साधना काल मान करके इस समय में ज्यादा से ज्यादा जप करना, पाठ करना, यज्ञ हवन करना विशेष लाभकारी है। अगर कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है तो महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौं ओं जुंक्षा पूर्वस्व त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर मोक्षमामृतात्, इस महामंत्र का जप करना विशेष लाभकारी रहेगा। कोई आर्थिक समृद्धि चाहते हैं, आर्थिक रूप से परेशान है, तो 2 महामंत्र बताऊंगा। एक श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी का त्रयाक्षरी महामंत्र ओम श्रीम श्रीय नमः, और दूसरा महामंत्र है ओम ह्रीं श्रीं का इलहरिंग हा सका हलहरिंग सकल हरिंग। इस दोनों महामंत्र के जप करने से व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि होगी। अगर कोई शत्रु से परेशान है तो ओम ह्लीं बगलामुखी सरदुष्टा नाम वाचा मुखम पदम स्तंभ है जीवाम किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा, इस महामंत्र का जप करें। आमतौर से जो गर्भवती माताएं हैं वह अपनी गर्भ का विशेष ध्यान करें। इस समय जो ग्रहण काल चल रहा है सब्जी ना काटे, फल ना काटे, इस समय शयन न करें। ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु का ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का जप करें। अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो जल में कुशा डाल करके जल ग्रहण करें। अगर गर्भवती माताएं ज्यादा समय तक नहीं भूखे रह सकती हैं तो वह अन्न में अथवा फल में तुलसी का दल डालकर, तुलसी का पत्ता डालकर के उसका उपभोग करें। ग्रहण काल के बाद स्नान करें, दान करें। और यह ग्रहण काल में विशेष रूप से बना हुआ खाना बासी हो जाता है, उसमें विशेष रूप से वायरस आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, इसलिए नकारात्मक चीजें आ जाती है, इसलिए उस भोजन का त्याग करना जरूरी है। ठीक है, इस ग्रहण काल में स्वामी विराट विवेक भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी जी ये समझाइए कि आपके अनुसार जो ये ग्रहण काल चल रहा है इसमें क्या करें, और होली के त्योहार को लेकर ही सबके मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या कल के लिए भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है। श्वेता जी, आपने बहुत बड़ी बात पूछी, बहुत अच्छा प्रश्न है। परंतु ऐसा नहीं है कि अगर आज ग्रहण काल है और होली के दिन सब कुछ उल्टा ही होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आज के लिए सबको ध्यान रखना है और ग्रहण के बाद जो भी कष्टकारी समय होता है उसमें ध्यान तो रखना होता है, परंतु जो आज के दिन संयम रख लेता है, धैर्य रख लेता है, उपासना कर लेता है, साधना कर लेता है, तो ग्रहण का किसी भी तरीके का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। होता यह है कि क्योंकि वो संयम से नहीं रह पाता, धैर्य से नहीं रह पाता, तपस्या नहीं कर पाता, साधना नहीं कर पाता, यानी कि अपने इष्ट की आराधना जब नहीं कर पाता है तो निश्चित रूप से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उसको प्रभावित करती है। परंतु ये समय ऐसा नहीं है कि आप नकारात्मक ऊर्जा के लिए ही सर्वोपरि है। इस नकारात्मक समय में भी आप उसको सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। ग्रहण का मतलब है पकड़ना, जकड़ना और ग्रहण कर लेना। अब ये आपके ऊपर है कि ग्रहण में आप क्या पकड़ना चाहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को पकड़ना चाहते हैं या नकारात्मक ऊर्जा को पकड़ना चाहते हैं। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा को यानी कि पॉजिटिविटी को पकड़ना चाहते हैं तो इस समय ग्रहण काल में, जैसा कि जो भी समय बताया गया है, सभी विद्वानों ने बताया
और सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। जो ग्रहण काल का ये समय चल रहा है, इस समय पे आप अपने शहर के अनुसार, प्रदेश के अनुसार, अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने इष्ट की आराधना करते हैं या किसी देवी देवता की आराधना करते हैं, जैसा कि शैलेश जी ने भी बताया कि आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, तो परंतु किस मंत्र का जप करना चाहिए? जब हम लोग गुरुकुल में रहते थे तो गुरुकुल में हमारे गुरुजी कहा करते थे, जो भी आपको याद है उसी का आपको स्मरण करना है, उसी की मंत्र जप करना है, आपको गायत्री की उपासना करनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पुस्तक खोल के बैठ जाएं, ऐसा नहीं है कि आप अग्नि के आगे हवन करने बैठ जाएं। तो इस समय पे जो भी कंठस्थ है या जो भी देवी देवता का आपको मंत्र याद है, उसकी उपासना करनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार के धन से संबंधित अगर समस्या है तो धन से संबंधित आप वैदिक मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्चपत्न्या वाहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनौ व्यात्तम मा इष्टं निखाणा मुम्माइका ना सर्वलोकम मा इखाणा, ऐसे अनेक हजारों मंत्र है। दुर्गा सप्तशती के अंदर भी अनेक मंत्र हैं, 700 श्लोक हैं। उन 700 श्लोकों में ऐसे ऐसे मंत्र हैं अगर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यानी कि ग्रहण काल में अगर आप उस मंत्र का एक बार भी उच्चारण करेंगे तो आपको 100 बार बोलने का आपको फल मिलेगा। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे तो निश्चित रूप से आप उस मंत्र की सिद्धि कर पाएंगे। उस मंत्र की सिद्धि से जो आपकी मनोकामना है उसको आप पूर्ण कर पाएंगे। तो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का टाइम है ये। परंतु होता यह है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार हम लोग अपनी दिनचर्या में खोए रहते हैं और उस अच्छे समय को या नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे ऊपर पड़ रही है उससे बचने के लिए हम कोई कार्य नहीं कर पाते। तो आप इस समय पर हो सके तो जहां भी हो, जिस समय पे भी हो, बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तो किसी भी मंत्र का जप, अगर मंत्र जप नहीं भी आता है तो सबको, मुझे मालूम है कि हम जितने भी सनातन धर्मी है सबको हनुमान चालीसा तो निश्चित रूप से आती है, तो हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। नहीं तो अभी और भी सभी लोगों ने बताया, नंदिता जी ने भी बताया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। ऐसे जो भी मंत्र आपको याद है, अगर उस मंत्र की उपासना जहां भी आप हैं, जहां भी रास्ते में है, कहीं चल रहे हैं, घर में, बताया कि वरना लोग इस डर में ना नहीं जपते हैं कि पता नहीं कुछ गलत उच्चारण कर दें, तो जो पता हो वो करें। शैलेंद्र पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे हम पंडित जी, कि करें क्या और क्या न करें ग्रहण के समय में। देखिए, पहली बात यह है कि शाम को 6:47 तक ग्रहण है, जैसा कि हम बता रहे हैं। और इस ग्रहण काल में सबसे पहले, अगर आप गुरु से दीक्षित हैं, कोई गुरु मंत्र आपको मिला हुआ है, तो आप उस मंत्र का जप करें, सर्वाधिक आवश्यक है। अगर गुरु मंत्र नहीं है, गुरु का कोई भी मंत्र आपको प्राप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा कंट्रोल होते हैं भगवान शिव से। तो भगवान शिव का कोई भी मंत्र, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रुद्राष्टक, इसका जप कर सकते हैं। शिव जी की पूजा ग्रहण काल में करना सर्वोत्तम होता है, क्योंकि एक तो ये चंद्र ग्रहण है, शिव जी से कनेक्टेड है, और दूसरा ये चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है, तो इसके प्रभाव थोड़े ज्यादा ही ताकतवर हैं। इसलिए गुरु मंत्र पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे शिव जी की कोई पूजा, या तीसरे नंबर पे भगवान का नाम भी मंत्र होता है, जिसको हम नाम मंत्र कहते हैं। तो राम राम, शिव शिव, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण नाम का भी जप कर सकते हैं। और इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो जैसा विवेक जी ने कहा कि हनुमान चालीसा सामान्यतः सबको आती है, आप हनुमान चालीसा सुन लें, पढ़ लें, जैसे भी संभव हो करें। ग्रहण काल में ध्यान करना, उपासना करना, मंत्र जप करना अच्छा होता है। लेकिन आपकी प्रार्थना क्या है? 2 प्रार्थनाएं मुख्यतः ग्रहण काल में करनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण पूरी दुनिया को प्रभावित करता है और ये ग्रहण बहुत ज्यादा असर डालने वाला है। तो अपना भी कल्याण हो, अपनी भी सुरक्षा हो, विश्व की भी सुरक्षा हो, एक प्रार्थना ये। और ये चंद्र ग्रहण जो है, ये सबसे ज्यादा असर डालेगा लोगों के मन पर और बीमारियों पर। तो स्वास्थ्य बेहतर रहे, मानसिक रूप से किसी तौर से दिक्कत ना हो, इसकी प्रार्थना भी ग्रहण काल में करनी चाहिए। जी, नंदिता जी आपको जोड़ना चाह रही हैं। जी,
क्योंकि हम ग्रहण काल में क्या करें, ग्रहण शुरू हो गया। सबसे पहले तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी कि पूरे विश्व में शांति हो। ये कामना सबसे पहले ग्रहण काल में अगर सभी लोग करेंगे, एक मल्टीफेरियस तरीके से अगर आप एनर्जीज भेजेंगे, तो अवश्य ये जो युद्ध हो रहा है वो खत्म होगा। लेकिन ग्रहण काल में जैसे बात हो रही है मंत्रों की या किसकी, तो सबसे पहले देखा जाता है कि ग्रहण में, एक तो मैं थोड़ा करेक्शंस डालना चाहूँगी कि ग्रहण चंद्र ग्रहण है तो उसका सूतक काल 9 घंटे का होता है, तो वो 9 घंटे पहले चलता है। खैर अभी तो ग्रहण शुरू हो गया। अब ये है पूर्वा फागुनी नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ रहा है। अब पूर्वा फागुनी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं, जो डाइटी होती है, वो वहाँ पे उनका जो एनिमल सिंबल होता है वो होता है चूहा। चूहा किसके वाहन है? गणपति के। इस समय ओम गण गणपते नमः का अगर आप जाप करते हैं तो आपको बहुत उत्तम फल मिलेगा। आपके सारे विघ्न हटता है, आपके सारे विघ्न हटते जाएंगे। दूसरी चीज़ जो है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल दिखाता है एक चारपाई का, एक बेड का, पूर्वा फागुनी। यानी कि आप अपने घर पे अपने बेडशीट्स वगैरह ठीक करिए, अपने घर के बिस्तर को क्लीन करिए। ये एक ग्रहण के समय अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, आप वो सकारात्मक एनर्जी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे आप उस ग्रहण का सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करेंगे, ना कि नकारात्मक प्रभाव प्राप्त करेंगे। उसी तरह से बोला जाता है कि पूर्णिमा की तिथि को पूर्वा फागुनी नक्षत्र जब था, तब माँ लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। यानी कि इस समय अगर आप, आज पूर्वा फागुनी नक्षत्र भी है और पूर्णमासी भी है, तो इस समय अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं या लक्ष्मी जी का सिंपल सा मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का आप जाप करें, आप देखेंगे अगर आप डेप्थ्स में हैं, कर्जे में है, शेयर मार्केट इतना अपहीवल्स हो रहा है, धन हानि हो रही है, वो सारी चीज़ों में बैलेंसिंग आएगी। पूर्वा फागुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है। शुक्र किसका कारक होता है? प्रोस्पेरिटी का कारक होता है, लक्ष्मी का कारक होता है, महिलाओं का कारक होता है। इस समय ग्रहण उन पे पड़ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो ईरान में ऐसा हुआ, 160 बच्चियों की जो मृत्यु हुई है, वो अच्छा संकेत नहीं है। इस समय महिलाओं को विशेषकर बहुत खास तौर पर नारायण की शरण में जाना चाहिए या गणपति की शरण में जाना चाहिए। आप जितना गणपति की आराधना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप जहाँ भी हो, ऑफिस में हो, घर पे हो, ओम गण गणपते नमः। और साथ ही साथ अथर्व शीर्ष स्रोत का अगर आप पाठ, आप अगर गाड़ी में हैं उसको लगा लीजिए, यूट्यूब में लगा लीजिए या किसी भी घर पे लगा लीजिए। आप देखेंगे कि वो जीवन में आपके जो भी संघर्ष हैं, जो भी परेशानियां, मानसिक परेशानियां, उन सारी चीज़ों से हटेगा। सूर्य का कारक भी ये ग्रह है और सूर्य का कारक शिव जी होते हैं। शिवलिंग के ऊपर, क्योंकि पूर्वा फागुनी नक्षत्र का डायरेक्ट कनेक्ट शिवलिंग से होता है। लिंगाष्टकम का, रुद्राष्टकम का आप पाठ करिए, वो भी नहीं हो सकता तो सिंपल ओम नमः शिवाय का जाप करिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, किसी भी चीज़ में जिसमें आप कनेक्ट कर सकें। आपके घर पे अगर शिवलिंग है, उस समय शिवलिंग को जल अवश्य दीजिए। आप देखेंगे जैसे जैसे वो शांति, तृप्ति होती जाएगी भोलेनाथ की, वैसे वैसे आपके जीवन में भी वो तृप्ति आनी शुरू हो जाएगी। शास्त्री जी, मैं श्वेता जी एक बात बीच में जोड़ना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने कल के संबंध में पूछा, तो उसके संबंध में श्लोक आता है कि चंद्र ग्रहे तो ग्राह्यमान त्रीन, अर्थात 3 चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो 3 दिन पहले से आरंभ होता है और 3 दिन बाद तक चलता है। उसका कारण यह है कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि को पड़ता है और पूर्णिमा तिथि में 180 अंश होते हैं, एक तिथि 12 अंश की होती है। तो जब वहाँ पर जब सूर्य और चंद्रमा में 6 राशि का अंतर होता है, उस समय सूर्य की डायरेक्ट दृष्टि, यदि आज का आप पंचांग देखें तो सूर्य के साथ में राहु का गोचर चल रहा है और चंद्रमा के साथ में केतु का, लेकिन वो सूर्य ग्रहण होगा नहीं। उसका कारण यह है कि ग्रहण तभी लगेगा जब वह स्पष्ट में 10 अंश से कम का गोचर हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से चतुर्दशी को चंद्रमा कमजोर हो जाता है और प्रतिपदा तिथि तक कमजोर रहता है। तो इसलिए 3 दिन पहले से ही वह अपना प्रभाव देना शुरू हो जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण से 3 दिन पहले सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और 3 दिन आगे बाद तक भी सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। अब पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि चंद्र ग्रहे स्पर्शने स्नानम मध्य होमः सुरार्चनम और श्राद्धम चा मुच्यमाने दानम स्नान मिति क्रमात्। ग्रहण स्पर्श काले स्नानम, ग्रहण का जब स्पर्श हो तो सबसे पहले स्नान करना चाहिए। ग्रहण स्पर्श काले स्नानम
मध्य होमः सुरार्चनम, मध्य में देवताओं की अर्चना अर्थात वंदन मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए। अब किस मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए? तो हमारे पंचांग में तिथि वार नक्षत्रम चा योगम करणम एवं चा, तिथि वार नक्षत्र योग और करण। तो देखिए, जो आपकी कुंडली में ग्रह अनुकूल चल रहा है, उस जो आपकी कुंडली में दशा चल रही है, उस ग्रह की दशा के मंत्र का जाप करिए, क्योंकि मंत्र जाप करने से ग्रह दशा, हमेशा इस बात को याद रखिए कि हमारे जीवन में जिस ग्रह की दशा चल रही होती है उसी का विशेष रूप से फल प्राप्त होता है। और उसके साथ उस मंत्र का जाप करिए, जो आपके इष्ट देवता है उस मंत्र का जाप करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तिथि में ग्रहण लग रहा है, हमारी जो 16 तिथियां हैं, उन 16 तिथियों के अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा के देवता ब्रह्मा जी हैं, चतुर्थी के भगवान गणपति हैं, पंचमी के नाग देवता है, सप्तमी के भगवान सूर्य हैं, अष्टमी की भगवती दुर्गा हैं। तो इस प्रकार से पूर्णमासी के देवता भगवान सत्यनारायण हैं, अमावस्या के देवता पितृ देवता हैं। तो जिस तिथि में ग्रहण लग रहा है उस मंत्र का जाप करिए। तो पूर्णमासी के देवता कौन है? भगवान सत्यनारायण। तो भगवान सत्यनारायण के मंत्र का चंद्र ग्रहण में हमेशा भगवान सत्यनारायण के देवता का मंत्र का जाप करना चाहिए। और अमावस्या में ग्रहण सूर्य ग्रहण लगे तो हमेशा पितृ मंत्रों का, पितृ देवताओं के जो मंत्र हैं उनका अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मैं इतनी बातें आपके कार्यक्रम में जोड़ना चाह रहा था। जी प्रवीण मिश्रा जी, चूंकि होलिका दहन भी मतलब अपनी याद में नहीं याद आता कि कब होली से एक दिन पहले नहीं बल्कि एक दिन छोड़कर पहले उसको होलिका दहन का को संपन्न किया गया। हालांकि कई जगहों पर आज भी कर रहे हैं लोग होलिका दहन। जी जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा। मुझे तो नहीं लगता कि याद हो, जब से मैंने होश संभाला, कि ऐसे बीच में गैप आए कि एक दिन पहले होलिका दहन हो जाए, संबत जल जाए, फिर उसके बाद एक दिन गैप हो और फिर अगले दिन हम रंग खेलें। ये बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। अब हमारे साथ रंग खेलने वाला दिन है। इस ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव अगले दिन होगा जिस दिन रंग खेला जाएगा। इसलिए रंग खेलते समय सभी लोगों को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी जिससे जितनी अच्छी दोस्ती है उसी को रंग लगाइएगा, और उतना ही लगाइएगा जितनी लिमिट तक दोस्ती हो, क्योंकि ग्रहण के प्रभाव की वजह से आपका मन कैसा है, सामने वाले का मन कैसा है, क्योंकि ग्रहण नेगेटिविटी को बढ़ाता है। लोगों के मन में ऐसे भाव जगा सकता है कि कहीं आपका मतभेद बढ़ जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। इसलिए होली बड़ी सावधानी से खेलें, वाहन बड़ी सावधानी से चलाएं, और जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है अपने खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसा कि हमारे विद्वानों ने बताया कि आप मंत्र जाप कर लीजिए। अभी ग्रहण काल चल रहा है, सबसे सरल मंत्र है। अगर आप शिव भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो अपने गुरु मंत्र का जाप करिए। अगर आप किसी नाम का जाप करते हैं, राधा जी के नाम का जाप करते हैं, राम जी के नाम का जाप करते हैं, तो उसका जाप करिए। आपका मंत्र कई गुना बढ़ करके फल आगे आने वाले दिनों में आपको प्रदान करेगा। श्वेता जी, एक लाइन में जोड़ना चाह रहा हूं, क्षमा कीजिए बीच में। जिस प्रकार मेरे अनुज मिश्रा जी ने बताया रंग की बात, मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में या धर्म शास्त्र में होली के बाद रंग खेलने का कोई विधान नहीं है। यह स्पष्ट कर दूं, उसके होलिका दहन के दूसरे दिन जो पर्व मनाया जाता है उसको कहते हैं धूली वंदन। धूली वंदन का मतलब है जो होलिका दहन में वो राख बची हुई है उस राख को ला करके एक दूसरे पर लेपन करना चाहिए। वह राख जो होती है वो एंटी बैक्टीरिया होती है। ऐसा करने से शरीर के सभी चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए उस राख के द्वारा एक दूसरे का वंदन करके और परस्पर मतभेदों को हटा करके एक दूसरे को हृदय से लगाना चाहिए और मिठाई बांटनी चाहिए। अच्छा शास्त्री जी, इसलिए बच्चे बोलेंगे पटाखा उधर नहीं छोड़ने देते हो, इधर बोलोगे रंग से नहीं खेल। नहीं, अगर आप रंग खेलना चाहते हैं तो आप फूल की होली खेल सकते हैं। फूल में विभिन्न प्रकार के रंग हैं। फूलों को ड्राई करके रंग बनाए जाते थे, उनकी होली होती थी। जी, हम बात कर रहे हैं कि ग्रहण क्योंकि शुरू हो चुका है, चंद्र ग्रहण, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो सबने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि मेडिटेशन करें, मंत्र जाप करें, लेकिन इसके साथ साथ ना कुछ डिस्क्लेमर्स का भी पता होना बहुत ज़रूरी है
कि हम जुबान से तो ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे मन में जो है वो किसी के लिए एंटी विचार जो है वो चल रहे हैं। अगर हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, हम उस टाइम गुस्से में आ रहे हैं, एंग्जाइटी हमारे अंदर चल रही है, तो फिर इन मंत्रों को शायद जो है वो फलित होने में समय लगेगा। तो किसी के लिए इस समय अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है, किसी के लिए आप बुरा ना सोचें। अब हम कहेंगे बुरा क्यों से सोचें, हम किसी गॉसिप में, अगर हम ऑफिस में हैं, किसी गॉसिप में हम जो है वो उलझ जाते हैं, तो वहाँ पर भी ग्रहण का असर दिखना शुरू हो जाता है। इस समय हम और काम क्या कर सकते हैं, हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, किसी को स्किल कोई सिखा सकते हैं। उसके साथ साथ नंदिता जी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि इस समय जो है वो डी क्लटर करना, आप अपनी अलमीरा को और अपने थॉट्स को अगर इस वक्त डी क्लटर करते हैं तो उससे जगह भी बनती है, अच्छी सोच जो है वो बननी शुरू होती है। क्या नहीं करना चाहिए इस वक्त, जैसे मैंने कहा गॉसिप्स में, बैक बाइटिंग में इस समय अपनी एनर्जीज को ना लगाएं। आपको किसी ने कोई बात कह दी और आपको बुरी लगे, उसी समय वो क्लैरिफिकेशन करनी ज़रूरी नहीं है। आज का दिन आपको माफ़ी बहुत जल्दी दे देनी चाहिए। हम ऊपर वाले से भी, ईश्वर से भी तो यही चाहते हैं ना कि अगर हमसे गलती हो गई तो माफ़ कर दें। तो ग्रहण को उस अपॉर्चुनिटी की तरह लें जहां हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकें, अपने अंदर के विकारों को हम दूर कर सकें। ये होली के लिए अब अगर चिंता आप लोगों को है तो वो सारी बातें सुन के आपको समझ में भी आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा के लिए। हालांकि ग्रहण काल अभी चल रहा है, लेकिन दुनिया के ऊपर ज्यादा बड़ा ग्रहण इस समय दिख रहा है युद्ध के रूप में। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।